वन दिस इज़ रूबी और आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा, उसमें हमने चैलेंजेस पढ़े थे। उसमें टोटल हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे, ठीक। लेकिन सिर्फ उनका नाम जाना था कि क्या क्या चैलेंजेस थे वो। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमने अपने पहले जो चैलेंज था कि इंडिया कैसे यूनाइट रह सकता है, उसको बहुत ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। अब जो 2 चैप्टर्स हमारे आगे आएंगे वो इन 2 चैलेंजेस को कंप्लीट करेंगे वाइड रेंज पर। मीन्स सेकंड चैप्टर में हमारा सेकंड चैलेंज हम कंप्लीट करेंगे एंड थर्ड चैप्टर में हम अपना थर्ड चैलेंज कंप्लीट करेंगे। और वर्ल्ड मतलब जो दुनिया में काफ़ी लोग जो सोच रहे थे कि हम इन तीनों चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको गलत प्रूव करेंगे। गॉट इट? तो जो सेकंड चैलेंज था हमारा वो किसका था बताइए? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का ही था ना, कि हमें अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करनी है। तो बस इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। मीन्स कि सिर्फ एक ही पार्टी का रूल रहेगा। उस एरा की बात कर रहे हैं, उस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती रहेगी, और कौन है? कांग्रेस है। स्टार्ट करते हैं कि देखिए वो टाइम पीरियड था ये। देखिए अभी तक हुआ क्या था, सारी कंट्रीज़ जैसी इंडिपेंडेंट होती तो वो सोचते हैं कि अभी डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं कर सकते हम, ठीक। ये अफेक्ट करेगा, इसलिए अब ये नहीं कर सकते, हम बाद में करेंगे। होता ये था कि उनके बाद के चक्कर में वो अपनी पावर से इतना प्यार कर बैठते थे रूलर्स उनके, कि बाद में बोलते थे क्या करेंगे यार, पावर देनी पड़ेगी, लोगों को राइट्स देने पड़ेंगे, क्या पता उन्हें राइट टू वोट दे के हम अपना ही नुकसान कर लें। तो उनसे हो नहीं पाता था, बाद में अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते थे वो। बट हमारे लीडर्स ने ये सोचा कि नहीं, हम डायरेक्टली डेमोक्रेसी पर जाएंगे, ताकि बाद में ऐसा कुछ ना हो कि हम भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह बन जाए। ऐसा नहीं करना है हमें डायरेक्टली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबलाइज करनी है। गॉट इट? इनफैक्ट हमारे लीडर्स ने पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम समझा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जितनी भी प्रॉब्लम्स कंट्री को चलाने में आएंगी ना, ये उनका सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है बात? इट्स अ सॉल्यूशन। देखिए कोई अच्छा पर्सन तब माना जाता है जब वो बुरे पर्सन में भी उसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देने लगे, ठीक। वही हमारे लीडर्स कर रहे हैं। आवर लीडर्स डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये तो सॉल्यूशन है, क्यों हम प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं इसको? जब भी कोई चीज़ परेशान करे तो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ कर शांति से बैठ जाना, वाह। सो इट्स अ गुड थिंग, आपको भी करना चाहिए। हमारा टॉपिक है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ठीक। अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। व्हाट इट मीन्स बताइए? इट मीन्स बन के तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को इसको साइन कर दिया गया था एंड 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट भी हो गया था। गॉट इट? मीन्स यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया था, यहाँ से इसके रूल्स फॉलो होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक। अब देखिए कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना है, कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना है। कैसे बनेगी? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बन के तैयार, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया हमारा डेमोक्रेटिक। अब हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है,
उसके लिए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, है ना। सो देखिए, द इलेक्शन कमीशन बनाया गया जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस लाइन को अपने उसमें रखें, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले जो जनरल इलेक्शंस होंगे, हमने सोचा, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ 1950 में हो जाएंगे, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से इलेक्शन कब मुमकिन हो पाते हैं, 1952 में। देखिए, इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, कॉन्टिनेंटल साइज़ की कंट्री है, तो उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, स्मॉल एंड लार्ज ऐसे करके, ताकि ये हमारा काम इजी कर सके, डिलिमिटेशन के। नाउ लो लिटरेसी रेट, सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे हमारे पास, मतलब इतनी पॉपुलेशन जो थी वो पढ़ी लिखी थी। होता ये है कि 40 लाख वुमेन का नाम ही नहीं था उसमें, ऐसे लिखा हुआ था इलेक्टोरल रोल्स में, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, कोई नेम ही नहीं था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, इनका सॉल्यूशन निकालते निकालते होता यह है कि 1952 में इलेक्शन आपके सक्सेसफुली हो जाते हैं। अब देखिए आपका जो इलेक्शंस का तरीका है, अब आप देखते होगे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, अब तो ईवीएम है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले जनरल इलेक्शन में होता ये था कि सभी पोलिंग बूथ पर एक बॉक्स रख दिया जाता था। पोलिंग बूथ मीन्स जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, मतलब एक सेंटर चुना जाता है, सभी स्टेट, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक पोलिंग बूथ ऐसे चुना जाता है अपने अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एंड इलेक्शन सिंबल जो होता है उस कैंडिडेट का उस पर लगा दिया जाता है। तो ऐसे होता था पहले इलेक्शन, वो टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज होता गया। अब होता ये है कि 1990s में ईवीएम आता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तभी सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही था, पूरी कंट्री में नहीं था, लेकिन 2004 से पूरी कंट्री में ईवीएम चलने लगा। हम जानते हैं अब भी ईवीएम ही चल रहा है। अगर आपको पहले जनरल इलेक्शन जिस मोड से होते थे वो मेथड जानना है और भी ज़्यादा उसके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट में, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हम उस पर चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोलना चाहूँगी कि टोटल 17 करोड़ लोग थे हमारे पास वोट देने के लिए उस टाइम पे, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम पे वोट देने के लिए, ठीक। आपकी बुक में वो कोटा दे रखा है, आप उस पर एक बार नज़र डाल सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इतना नहीं पूछा जाता है, इतना डीप में नहीं जाया जाता है। लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र डालिएगा कि 17 करोड़ जो थे उस टाइम पर एलिजिबल वोटर्स थे जो वोट दे सकते थे। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। पहले जो 3 इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस जो हुए थे, उनमें कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, उसका ही स्वामित्व रहा, हर बार वही जीतता रहा। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल देखते हैं ऐसे कैसे हुआ, मतलब ऐसे कैसे हुए 3 जनरल इलेक्शंस। देखिए, पहले जो 3 जनरल इलेक्शंस थे वो 1952 में हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, हर 5 साल बाद। 1952 के इलेक्शंस में देखा गया कि बहुत सारे लोग इग्नोर रह चुके थे, इलिटरेट हुए थे, मतलब इलिटरेट पाए हुए थे हमें ऐसे। This era was characterized by the monopoly of Congress at the center.
ठीक, कुछ स्मॉलर पार्टीज़ थी, कुछ स्मॉलर अपोजिशन पार्टीज़ भी मिली, लेकिन कांग्रेस का दूर दूर तक सामना करने के लिए कोई नहीं था। उसकी मोनोपोली चलती थी, अकेली पार्टी उसको माना जाता था। ठीक है, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मैं अब आईएनसी के थ्रू ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। एंड फर्स्ट इलेक्शन में होता ये है कि वो टोटल 364 सीट्स उसको मिलती है 489 में से, जब सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं। ठीक, उसका कोई दूर दूर तक चैलेंजर ही नहीं मिलता है, कोई अपोजिशन ही नहीं मिलता है। टोटली हाफ से भी ज़्यादा उसने वो मतलब सीट्स ले ली थी यहाँ पे, 364 सीट्स आउट ऑफ 489। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको नेशनल मूवमेंट की लेगेसी मिली हुई थी। मीन्स नेशनल मूवमेंट में सबसे उभर के वो पार्टी आई थी, सबसे आगे रही थी नेशनल स्ट्रगल में, पूरी कंट्री की हेल्प की थी, पूरे कंट्री के जो फीलिंग्स थी, एक्सप्रेशंस थे, सब कुछ उसने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। तो वहाँ से उसको लेगेसी मिली हुई थी। अब देखिए अपोजिशन पार्टी में अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी, उसने सिर्फ 16 सीट जीती, लेकिन फिर भी इसके अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं थी अपोजिशन में जिसने इतना भी जीता हो। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, हाँ ठीक है, सेंट्रल लेवल पर अब बहुत सारी स्टेट्स में, मतलब मोस्टली सभी स्टेट्स में कांग्रेस जीत गई, लेकिन कुछ स्टेट्स थी जिनके स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस नहीं जीत पाई, इतनी अच्छी तरीके से विनर नहीं हो पाई, जैसे कि ट्रावनकोर, कोचिन, मद्रास और ऐसा। लेकिन बाद में उन कांग्रेस गवर्नमेंट ही वहाँ पे स्टेबलाइज हुई। ठीक है, अब देखिए पूरी तरीके से अगर कांग्रेस हारी है तो वो थी केरला स्टेट में 1957 के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, 1962 के इलेक्शंस में गवर्नमेंट ने 44.7 वोट्स ली थी एंड 73% सीट्स ली थी। अब आप ऑब्वियसली बोलोगे सीट्स ज़्यादा हैं, वोट्स कम हैं। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP सिस्टम, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना। उसमें क्या होता है, जो भी मेजोरिटी में पार्टी होती है, जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेती है, उसको सीट्स उस प्रोपोर्शन में ज़्यादा दी जाती हैं। यही होता है ना, उसकी वजह से कांग्रेस 1962 में ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि 44.7% वोट्स हैं एंड 73% ऑफ द सीट्स हैं। सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस जो 1957 1962 में हुए थे, उसमें भी कांग्रेस ने 3/4 सीट्स हासिल कर ली थी लोकसभा में। इट मीन्स पूरा वर्चस्व कांग्रेस का ही था इन तीनों इलेक्शंस में। हाँ, काफ़ी बार ऐसा, मतलब उनमें भी हमको ये पाया गया कि कुछ स्टेट्स जो थी उनमें कांग्रेस का इतना नहीं बन पाया था, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट कांग्रेस की ही स्टेबलाइज हुई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो केरला का बनता है। यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरीके से हारी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ही गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबलाइज की थी अपनी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजंस क्या थे। रीजंस, कारण बताइए कि क्यों कांग्रेस इन पहले 3 इलेक्शंस में जीतती रही। व्हाट मतलब क्या कारण थे, क्या रीजंस रहे हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि नेशनल मूवमेंट्स का इनहेरिटेंस था उसमें। देखिए वही लीडर्स यहाँ पे इलेक्शंस लड़ रहे थे, जो लीडर्स नेशनल मूवमेंट में सबसे फॉरफ्रंट में रहा करते थे, लोग उनको गॉड की तरह देखते थे कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, वही अब कॉन्टेस्ट लड़ रहे हैं, मतलब इलेक्शंस लड़ रहे हैं, सॉरी। तो ऑब्वियसली लोग उनको ही वोट देंगे। उनके लीडर्स ने पहले ही पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत रखा था। ठीक, इनहेरेंट लेगेसी फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, यस, ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था।
और कांग्रेस पार्टी को ऐसा देखा जाता था कि यही इसने ही कंट्री की फ्रीडम लौटाई है। ठीक। नाउ, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक अद्भुत चमकदार पर्सनालिटी के तो प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, है ना। कौन मना कर सकता है। लोग उनको अपना सब कुछ मानने लगे थे उस टाइम पर। भाई जिसके पास इतने अच्छे लीडर्स हैं तो वहाँ पे किसी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग ऑटोमेटिकली उनको अपना गॉड मानते थे, फादर मानते थे। उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, इस टाइप की रिस्पेक्ट थी उनके लिए लोगों के दिल में। तो ऑब्वियसली जब इनके पास ऐसे लीडर्स हैं तो ऑब्वियसली लोग इनको ही वोट देंगे। वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। थर्ड पॉइंट इज दैट जब तक बाकी अपोजिशन पार्टीज ये सोचती थी कि क्या स्ट्रेटेजी बनाए जिससे हम जीत सकें, तब तक कांग्रेस अपना कैंपिंग ही स्टार्ट कर देती थी। ठीक। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जब तक लोग सोचते थे कि कैसे होनी चाहिए, क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तब तक कांग्रेस प्रचार करना ही स्टार्ट कर देती थी। एक मतलब 2-3 स्टेप आगे थी वो अपोजिशन पार्टीज से। नाउ फोर्थ कि कॉलिजन था सभी टाइप के सोशल इकोनॉमिक क्लासेस का। आपको इसमें सब दिखेंगे, पीजेंट्स, किसान, चाहे वो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखने को मिले जो फैक्ट्री के ओनर्स वगैरह हैं, अर्बन लोग भी दिखेंगे, रूरल पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी, वर्कर्स भी दिखेंगे, ओनर्स भी दिखेंगे, मालिक नौकर एक साथ में, अपर मिडिल लोअर तीनों क्लासेस तीनों कास्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी। कॉलिजन था डिफरेंट आइडियोलॉजीज का विश्व एंड बिलीव्स का, मीन्स जो डिफरेंट तरीके के विचार होते हैं लोगों के, डिफरेंट तरीका का विश्वास होता है लोगों का, वो सभी आपको यहाँ पे एक साथ मिलेगा देखने को। रिवॉल्यूनिस्ट, जो लोग ये सोचते हैं कि वॉल्यूशन मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि जब हम हिंसा करेंगे तभी कुछ चीज़ पा सकते हैं, ये उन लोगों को रिवॉल्यूशनरिस्ट कहा जाता है। पैसिफिस्ट वो लोग जो किलिंग्स पर, वॉर पर, युद्ध पर, मारने पर, इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, बोलते शांति से काम हो सकता है अगर कुछ करवाना है तो। ठीक। कंजर्वेटिव्स जो पुरानी सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। रेडिकल्स जो नई सोच को अपना भी सकते हैं, इस टाइप का। एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब ज़्यादा ही एग्रेसिव होते हैं अपने नेचर में। सारे टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेफ़्ट एंड राइट क्या होते हैं? वो लोग जो सोचते हैं कि सोसाइटी में सोशलिस्ट होगा, सोशली हम उसको चलाएंगे तभी चलेगी, और कुछ लोग सोचते हैं कि कैपिटलिस्ट चलाएंगे, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखेंगे तभी चलेगी। मैं इन दोनों पॉइंट को बाद में बहुत डीप तरीके से डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि आपको डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ एंड बिलीव्स इसमें एक साथ देखने को मिलेंगे। कॉलिजन था, गठबंधन था इन सब का उसमें। फिर से बोल रही हूँ मैं, इन सभी पॉइंट्स को बाद में अभी नेक्स्ट टॉपिक ही होगा हमारा, इस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शन। अच्छा, इतने सारे डिफरेंट लोग हैं तो क्या उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? होती होंगी ना। तो कैसे मैनेजमेंट होता था? देखिए, वहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होती थी कि किसी एक पर्सन ने बोल दिया कि ये होगा इट मीन्स ये होगा, नहीं। सभी को बैलेंस बना के चलना होता था, एक बैलेंस बनता था वहाँ पर। ठीक। डिस्कशन होता था, हर चीज़ पे डिबेट होती थी, इससे भी कुछ ना हो तो वोट हो जाया करती थी किसी टॉपिक पर, तब जाके वो कोई लॉ या कोई स्ट्रेटेजी ऐसे बनती थी। जो चीज़ अपोजिशन पार्टी उनके फ्रंट में लाने वाली है उससे पहले ही उनके अंदर से वो बातचीत आ जाती थी, उन्हीं के अंदर पार्टी से ही आ जाती थी। क्यों? क्योंकि सभी लोग डिफरेंट थे। जो चीज़ अपोजिशन पार्टीज लाने की सोच भी सकती है वो चीज़ पहले ही उनके अंदर ही पार्टी में आ जाती थी। तो ये था जिसकी वजह से ये पार्टी बहुत अच्छे से मैनेज होती रही। अच्छा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सिर्फ इंडिया ही नहीं थी, सिर्फ इंडिया ही ऐसा नहीं था जहाँ पे एक पार्टी थी।
सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेंस चल रहा हो। सिर्फ इंडिया ऐसा नहीं था, बाकी काफ़ी कंट्रीज़ थी जिन पे सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था, बट वो डिफरेंट था इंडिया से। कैसे, वो देखेंगे हम अभी। देखिए, बाकी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था वो कैसे चल रहा था, डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके। कोई बात नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हुए तो थोड़ी चीटिंग भी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वन पार्टी डोमिनेंस तो बना रहेगा, ये होता था। इन कंट्रीज़ जैसे चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, सीरिया है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ सिंगल पार्टी ही रूल करती थी। ठीक, मीन्स वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको परमिट कर रखा था कि एक ही पार्टी रूल करेगी, सिंगल पार्टी रूल होगा। हाँ, लीडर्स चेंज हो सकते हैं उस पार्टी में, जो भी है वो देख सकते हैं वो पार्टी, लेकिन रूल सिर्फ एक ही पार्टी करेगी। ठीक, कुछ अदर कंट्रीज जैसे इजिप्ट हुआ, म्यांमार, बेलारस, इनमें क्या था कि एक ही पार्टी इसलिए रूल कर पाती थी क्योंकि वहाँ के मिलिट्री मेजर्स थे, मिलिट्री उनकी वजह से वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर पाती थी, वहाँ की मिलिट्री रूल ही चलता था, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ये कैसे डिफरेंट हुआ हमारी इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस से? डिफरेंट हुआ ऐसे क्योंकि कांग्रेस जो थी वो डोमिनेंस कर रही थी लेकिन डेमोक्रेटिक कंडीशंस में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ, मैक्सिको, जिसको मैक्सिको PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, उसने 6 डिकेड से, मीन्स 60 सालों से, डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स का, 10 years is equals to 1 decades. But during this period, most of the time undemocratic means were used by the PRI. वहाँ पे 60 सालों से सिर्फ PRI चलती थी। क्यों? क्योंकि अनडेमोक्रेटिक मीन्स चीज़ों के थ्रू, मेथड्स के थ्रू PRI को जिताया जाता था। रूल्स रेगुलेशन सब इसके फेवर में कर दिए जाते थे। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ही नहीं होते थे। ठीक, many parties contested election in condition of free and fair election. ऑब्वियसली इंडिया में क्या हो रहा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे थे, अपोजिशन पार्टीज़ को भी मौका दिया जा रहा था, कांग्रेस को भी, और फिर भी कांग्रेस जो थी वो ऐसी कंडीशन में भी इलेक्शन जीतती जा रही थी, तो फिर भी उसका डोमिनेंस था, तो इसमें कोई चीटिंग वाली बात है नहीं, इसलिए डिफरेंट था यहाँ का डोमिनेंस और दूसरी कंट्रीज़ में एक पार्टी का डोमिनेंस, इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस से डिफरेंट था। गॉट इट? नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है कि मैंने अभी आपको बोला कि केरला स्टेट में उनकी पूरी तरीके से हार हुई थी सेकेंड इलेक्शंस में, तो उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस ने जो है फ्यू स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। ठीक, इनफैक्ट केरला में तो उसे बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी 1957 के इलेक्शंस में। कम्युनिस्ट पार्टी ने लार्जेस्ट सीट्स जीती थी केरला में, तो टोटल कितनी सीट्स जीती थी? 126 आउट ऑफ 160 सीट्स जो थी CPI ने जीती थी केरला में। साथ में 5 इंडिपेंडेंट लीडर्स भी थे उसके पास उस टाइम पे। पार्टी वॉन, पार्टी जीत जाती है, तो होता ये है कि गवर्नर जो है EMS नबूदिरीपद, जो लीडर होते हैं CPI के, उनको बुलाते कि आइए और अपनी मिनिस्ट्री को फॉर्म कीजिए, अपनी गवर्नमेंट केरला में स्टेबलाइज कीजिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जो है गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर रही है, वो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू। CPI आती है, प्रॉमिस करती है कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स लाएंगे जिससे कंट्री प्रोग्रेस करे, स्टेट प्रोग्रेस करे, केरला प्रोग्रेस करे, ऐसे लेके आएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, एकदम वायलेंस वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे। होता यह है 1959 में कि कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर लेवल पर बैठी होती है और डिसमिस कर देती है स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है कम्युनिस्ट, उसको
कैसे? आर्टिकल 356 इमरजेंसी का जो होता है प्रेसिडेंशियल रूल, उसको लगाकर। तो जो पहला मिसयूज जो हुआ था अब तक इमरजेंसी का, उसमें यही आएगा। वही बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट मिसयूज हुआ था यहाँ पर। ठीक, नाउ मैक्सिको पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, PRI। देखिए, मैक्सिको पार्टी को रिवॉल्यूशनरी पार्टी भी बोला जाता है। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी उसका बाद में नाम रखा गया। ये इसका इनॉग्रेशन मतलब कब स्टार्ट हुई थी? ये 1929 में आई थी और 6 डिकेड्स तक चली थी, 60 ईयर्स टोटल। अगर हम देखें तो PRI में आपको एक मिक्सचर मिलेगा डिफरेंट इंटरेस्ट के लोगों का। अगर आपको लोग पॉलिटी से जुड़े हुए मिल रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मिल रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए मिल रहे हैं, तो आपको मिलिट्री से जुड़े हुए लोग भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक, लेबर भी मिलेंगे तो पीजेंट्स भी मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज भी मिलेंगी। ठीक, elections were held regularly and it was PRI which won every time because they manipulate the electoral rolls। देखिए, हमने ये पढ़ा था अभी कि PRI क्यों जीती थी, क्योंकि वो अनडेमोक्रेटिक वेज में इलेक्शंस कराती थी। ठीक, फ्री फेयर इलेक्शंस कराती नहीं थी। जितने भी लॉज होते थे इलेक्शन से रिलेटेड, वो अपने फेवर में मैनिपुलेट कर लेती थी उन लॉज को और जीती रहती थी। इलेक्शंस जो थे वो रिगेड होते थे और मैनिपुलेट कर लिए जाते थे रूलिंग पार्टी के द्वारा। ठीक, फाइनली पार्टी की हार हो जाती है 2000 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, और मैक्सिको यहाँ पर अब वन पार्टी डोमिनेंस में नहीं रह पाती है। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस एज अ सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिजन। ठीक, इसमें भी हम कांग्रेस के अंदर कौन कौन है, किस टाइप के पर्सन है, वो ही बात करेंगे। लेकिन हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट विचार वाले लोग भी हैं, जिनकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, वो सभी हैं। बस यही पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। थोड़ा देख लेते हैं, कांग्रेस की हिस्ट्री को जानते हैं। 1885 में कांग्रेस आई थी, वी नो, एज अ प्रेशर ग्रुप आई थी। प्रेशर ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? वो ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट पर, अगर उन्हें कोई चीज़ मनवानी है, अपनी डिमांड फुलफिल करनी है, तो वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। ठीक, उन्हीं को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसके साथ मतलब कैसी क्लास थी? कॉमर्शियल क्लास थी, प्रोफेशनल क्लास थी, जो नई क्लास आई थी, इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट, इस टाइप के लोग इसमें आपको मिलेंगे उस टाइम पर। हुआ ये कि उसने सिर्फ अपने आप को वहाँ तक सीमित नहीं रखा। उसने सोचा कि मैं अपने आप में थोड़े बहुत चेंजेस टाइम टू टाइम लाता रहूँगा, सभी के लिए उसको खोले रखूँगा, तो और ज़्यादा डाइवर्स होती रही टाइम के साथ। ठीक, जो भी उसमें इंटरेस्ट दिखाता वो उन सबको मतलब अपने अंदर लेती गई और बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी। आपको इसमें अर्बन विलेजेस सब देखने को मिलेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, वो एक रेनबो लाइक बन गई, उसमें आपको सातों रंग देखने को मिलेंगे, सातों टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ इस टाइप से। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कांग्रेस को डिफाइन किया है लाइक अ रेनबो। ठीक, आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और मैं हर बार बोलती हूँ, ये आपकी आंसर राइटिंग को इन्हांस करने का काम करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खुद को इसमें मिलाना चाहती थी, बहुत सारी पार्टीज़ आई जो इसमें ही मर्ज हो गई। ठीक, सभी टाइप के लोग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे टॉपिक में यही है। तो मैं जो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस की है, मैं उसको दोबारा नहीं ले रही हूँ। ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस बाय द कांग्रेस। अच्छा, फैक्शंस क्या होते हैं? वेरियस ग्रुप्स जो इस पार्टी के अंदर मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। मैंने अभी बात की, पैसिफिस्ट अलग है, रेडिकल अलग है, कंजर्वेटिव अलग है। दीज आर फैक्शंस। ओके,
तो वो कैसे टॉलरेट करती थी, उनको कैसे मैनेज करती थी, मैंने अभी बताई थी। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं हम कि उसने फैक्शन को स्ट्रेंथ समझा। पॉलिटिक्स को भी हमारे लीडर्स ने जैसे सॉल्यूशन समझा था, उसने भी अपने फैक्शंस को, अपने डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ समझा। देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन कोई रखता नहीं था, इसलिए एक बैलेंस बन जाता था लोगों में। ठीक। एंड सेकंड थिंग, पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना आता था, इंक्लूसिवनेस भी आती थी, ये पार्टी के हॉलमार्क्स थे। ठीक। सभी की चीज़ें सुनी जाएंगी। अगर लोगों के मत उसमें नहीं मिल रहे हैं, पार्टी के किसी भी मेंबर का मत उसमें नहीं मिल रहा है, तो डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, देन वोट तक भी जाएंगे, तब जाके कोई चीज़ जो है डिसाइड की जाती थी। जो चीज़ अपोजिशन पार्टी उनके लिए यूज़ कर सकती है, वो चीज़ पहले ही उनके पार्टी में आ जाती थी सामने, इतनी सारी डिफरेंसेस थे उनके अंदर। ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, फैक्शन वाला टॉपिक हमने अभी कंप्लीट किया। वाई फैक्शन एडेड स्ट्रेंथ टू कांग्रेस, वही सेम चीज़ है, हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी। वो ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में उभरी। क्यों? देखिए, साउथ इंडिया का भी उसमें देखने को मिल रहा है, नॉर्थ इंडिया का भी देखने को मिल रहा है, वेस्ट इंडिया भी देखने को मिल रहा है, ईस्ट इंडिया भी देखने को मिल रहा है। जब सब लोग उसमें देखने को मिल रहे हैं तो हुई ना वो सेंट्रिस्ट पार्टी। ठीक। ये जो फैक्शंस हैं वो बैलेंस करने का काम कर रही थी। मैंने अभी बताया, कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं थी वहाँ पे कि भाई किसी एक पर्सन ने कह दिया तो उसकी बात मान ली जाए, नहीं, सभी की बात वहाँ पे सुनी जाती थी। एक पार्लियामेंट टाइप का प्रोसीजर वहाँ पे चलता था। गॉट इट? टॉपिक है इमरजेंस एंड रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। देखिए, इंडिया के पास भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी। ठीक। लेकिन ये पार्टीज एक्टिव कब हुई? 1952 से थोड़ा टाइम पहले, जब पहले इलेक्शंस होने वाले थे तब। ठीक है। बट इन पार्टीज़ ने इम्पोर्टेंट रोल 60s एंड 70s में ही आपको ये करती हुई नज़र आएंगी। तो देखिए, इन पार्टीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनके कैरेक्टर्स, कि सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन थी उस टाइम पर। मुश्किल से उनको 2-3 सीट्स मिल जाती थी लोकसभा के इलेक्शंस में, स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन में, बट ये कभी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई अपनी खुद की। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स उभर के आए जिन्होंने बाद की पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिनको हम सभी जानते हैं। उनके बारे में हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, सभी जो थे उस टाइम पर, सभी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी हुई थी। ठीक। अपोजिशन पार्टीज के दिलों में भी कांग्रेस के लीडर्स के लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी। अब उस टाइम की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो विचार थे, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपकी सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ना, वो बनी कब? वो कांग्रेस के ही अंदर बनी थी 1934 में। जो यंग लीडर्स का ग्रुप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था, एंड एगैलिटेरियन वो होते हैं जो इक्वल चीज़ों पर बिलीव करते कि सभी लोग इक्वल है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो वो लोग थे और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसमें अपनी पार्टी को रखा, डैट इज़ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। रेडिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, जो लोग मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं, कि हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को ही साथ लेके चलें। अगर चीज़ें मॉडर्न पर वे से हो सकती हैं तो उनको किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही रेडिकल सिर्फ यही थे, मैं रेडिकल की सिर्फ एक सोच बता रही हूँ, वरना रेडिकल को अगर आप डिफ़ाइन करने के लिए निकलोगे तो उसमें भी आपके एट लीस्ट कम से कम 7 से 8 पॉइंट आ जाते हैं सामने। मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ आपको कि
इस टाइप से भी आप उनको डिफ़ाइन कर सकते हो। एंड देखते अब 1948 में होता ये है कि पहले तो वो लोग ज्वाइन हो गए 1934 में, लेकिन 1948 में ये होता है कि कांग्रेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमें डुअल मेंबरशिप रखनी नहीं है। ठीक, अगर हमें आपको हमारी पार्टी में रहना है तो हमारी पार्टी में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी के साथ हमारी पार्टी में आओ, या तो आप अपनी पार्टी हटाओ या फिर आप हट जाओ अपनी पार्टी को अलग लेके। तो सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी आती है 1948 में। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है? ट्री। ट्री इनका चुनाव चिन्ह ऐसे बोल सकते हैं। इसकी फाउंडर कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। किस ईयर ये आई थी? 1948 का ही ईयर माना जाता है, तभी अलग से उभरी थी ना, इसलिए। फेमस लीडर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। ठीक, ये सोशलिज्म में बिलीव करते थे। सोशलिज्म मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर पे बिलीव नहीं करते थे ये, इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे इतना, और मतलब बिलीव ये था कि जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी। ठीक, ये इनकी सोच थी। इसी सोच की वजह से ये अलग बनते थे कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट से। ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि कांग्रेस कितनी बुरी है, वो कैपिटलिस्ट को फेवर करती है, मतलब इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर्स को फेवर करती है, और वर्कर्स और पीजेंट्स, रूरल एरिया जो है वो इसको इग्नोर करती है। ऐसे वो क्रिटिसाइज़ किया करते थे कांग्रेस को। और इस पार्टी से भी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो पार्टीज़ उभर के आई हैं वो हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, ये था सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, इतना ही काफ़ी है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगी इन सभी पार्टीज़ को आप ब्रीफली पढ़ें, मतलब जो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट उतना पढ़ें। ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि सिंबल क्या है, फाउंडर कौन थे, किस ईयर में ये फाउंड हुई थी, क्या आइडियोलॉजीज़ थी उनकी। तो हमें पता चला कि सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म पे बिलीव करती थी वो। ठीक, नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1920s में, अब देखिए होता ये है कि 1920s में कम्युनिस्ट ग्रुप आता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, वहाँ से वो सीख के आता है, इंस्पिरेशन लेके आता है कम्युनिस्ट ग्रुप, और सोशलिज्म का एडवोकेट करता है कि सोशलिज्म बहुत अच्छा है, सोशलिज्म बहुत अच्छा है, वही होना चाहिए। उसको लेके आता है डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के 1920s में। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सोशलिज्म है उनके अकॉर्डिंग। ठीक, अब 1935 में कम्युनिस्ट जो है वो आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही काम करते हैं, जैसे सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। ठीक है, अब होता यह है 1941 दिसंबर में पार्टी अलग होती है कांग्रेस से अपनी विचारों की वजह से। कैसे? वो बोलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 टू 1945, है ना? तो उस टाइम की बात है। वो बोलती कि हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे वॉर लड़ने में। ठीक, अगेंस्ट नाजी जर्मनी। ओके, unlike other non-Congress parties, CPI had a well-oiled party machinery, dedicated cadre at the time of independence. जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ को हम देखें उस टाइम पर, तो सीपीआई सबसे अच्छी पार्टी थी। अगर अपोजिशन पार्टीज़ में हम देखें तो सबसे अच्छी अपोजिशन पार्टीज़ जो थी उस टाइम पे वो सीपीआई थी। वो उन सभी पार्टीज़ में ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड थी। और उसका जो सिंबल था वो एक सिकल एंड पैडी था। सिकल जिससे वो काटते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में उसका मतलब, लेकिन अगर कोई गांव से या खेती से रिलेट करता है तो आई थिंक उसे पता होगा, जिससे मतलब फसल काटते वो एक क्वेश्चन मार्क टाइप का होता है आई थिंक। तो वो और पैडी इसका सिंबल था। फाउंडर थे एम एन रॉय, और ईयर जिस ईयर ये मतलब उभरी थी वो था 1925।
ठीक है, अकेले उभरी थी ना 1920s, अर्ली 1920s में, इसलिए यहाँ पे ईयर 1925 रखा है। बाद में ये INCs में इंक्लूड हुई थी। ठीक है, अब इसकी आइडियोलॉजी देखते हैं हम। फेमस लीडर्स AK गोपालन एंड PC जोशी हैं। और आइडियोलॉजी हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट बिलीव करते हैं कि जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ है ना 1947 में, मींस इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने पावर दी, जो ट्रांसफ़र हुआ पावर्स का, वो ठीक नहीं हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ है, उनका मानना ये था। तो उन्होंने क्या किया, वायलेंस को इनकरेज किया, जो तेलंगाना रीजन में चल रहा था। होता यह है कि इनकी नहीं चल पाती है, इनको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। उस टाइम पे इनको पता चल जाता है कि अभी हम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं कि हम गवर्नमेंट कोई वो कर सकें। तो ये जो है अपना जो वॉलेंट रिवॉल्यूशन होता है उसको छोड़ देती है 1951 में, कि इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी हमें अपनी जो पोजीशन है और मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी बात सुनी जाएगी। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें ये खड़ी होंगी। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया, ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में खड़ी हुई और CPI ने टोटल 60 सीट्स जो है वॉन की थी। 16 सीट्स उसको मिली थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ये बनती है उस टाइम पर। ठीक, पार्टी को सपोर्ट मिल रहा था मोस्टली आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्टेट्स थी जहाँ पर पार्टी को सपोर्ट मिल रहा था। अब पार्टी का जो है क्रैक हो जाती है पार्टी बीच में 1954 में। ठीक, वो कैसे, एक विचार आता है, सभी का विचार उसमें अलग हो जाता है, मीन्स एक टॉपिक आता है जिस पर सभी के विचार अलग हो जाते हैं, जो पार्टीज़ के अंदर मेंबर्स होते हैं। तो आधे मेंबर्स सोचते हैं कि चाइना ठीक है, आधे मेंबर्स सोचते हैं सोवियत यूनियन ठीक है। हम जानते हैं ना, इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद की वाली बात है ये। ठीक, तो जो सोवियत यूनियन के फेवर में थे, है ना, जो सोवियत यूनियन के फेवर में थे वो CPI में ही रहे, और जो चाइना के फेवर में थे वो CPIM, मार्क्सिस्ट, उसमें चले गए। ठीक, नाउ भारतीय जनसंघ, ये हमारी थर्ड पार्टी है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, भारतीय जनसंघ ये कहाँ से आई है, ये आई है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से। ठीक, एंड हिंदू महासभा से, इंडिपेंडेंस से पहले आई थी ये। भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसको सभी लोग जानते हैं, अब उसका डोमिनेंस चल रहा है, तो वो भी कहाँ से आई है, वो इस पार्टी में से आई है। ठीक, मीन्स पहले RSS, देन BJS, देन BJP, आप ऐसे कर सकते हो। इसका सिंबल दिया था, दिया जानते हैं हम। फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस ईयर में ये पार्टी बनी थी, 1951 में बनी थी। फेमस लीडर दीनदयाल उपाध्याय हैं इनके, और भी हैं काफ़ी। अब इनकी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं कि देखिए, एक कंट्री है, एक कंट्री, एक ही कल्चर रहेगा, एक नेशन रहेगा। ठीक, ये बिलीव करते थे कंट्री को और मॉडर्न होना चाहिए, और प्रोग्रेस करनी चाहिए, और स्ट्रांग होना चाहिए। किसके बेस पर, इंडियन कल्चर को साथ लेते हुए, ट्रेडिशन को साथ लेते हुए। ठीक, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। इनकी एक और चीज़ थी जिस पे बिलीव करते थे कि इंडिया पाकिस्तान को फिर से मिलाया जा सकता है अखंड भारत में। ये इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स में भी फेवर में थे। एंड पार्टी को चाहिए था ये, मतलब इनकी सोच ये भी थी कि इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए इंडिया की। इंग्लिश नहीं बननी चाहिए, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बननी चाहिए। ये बात वो बार बार कहती रहती थी पार्टी। साथ में जो चीज़ लोग एज अ नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं इनकी, वो ये है, इम्पॉर्टेंट बनती है यहाँ से, कि अपोज करते थे कि कोई भी ग्रांट हमें माइनॉरिटीज़ को नहीं देना चाहिए कंसेशन का, कि आप रिलीजियस
वाइज या कल्चरल वाइज हमें उन माइनॉरिटीज़ को नहीं बढ़ावा देना चाहिए कि आप आइए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलिए, किसी टाइप का कंसेशन हमें नहीं देना चाहिए। तो ये सोच थी उनकी। अब हमारी जो फोर्थ पार्टी है दैट इज़ स्वतंत्र पार्टी। इसका जो सिंबल है वो स्टार था। यस वी नो व्हाट इज स्टार, मैं तो ऐसे बनाती हूँ। सो फाउंडर थे श्री राजा गोपालचारी एंड ईयर 1959 में ये फाउंडेड हुई थी। ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था पार्टी का फेमस लीडर के.एम. मुंशी एंड एन.जी. रंगा। आई नो चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए। और अगर वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को इजी बनाने की, लेकिन कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर फिर भी नहीं हो पाता है कुछ तो मैं इस चैप्टर पर फिर से वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूँ, बिकॉज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है तो इट मीन्स मैं फेल हुई हूँ। सो दैट्स इट, एक बार आप करके देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।